हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और स्वागत है आपका एजुकेटा अकॉम्प्लिश लर्निंग में। सो गाइस, आज से हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। कौन सा? इस चैप्टर का नाम है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्क एंड एनर्जी। ओके, चलो इसके बारे में हम डील करेंगे। बट यार पहले एक बात बता दो, ये वर्क होता क्या है। वर्क मतलब यार हम सुनते रहते हैं कि हमने खाना बनाया, लाइक लड़कियां खाना बनाती, लड़के भी बनाती है, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो यार हम अगर बोल रहे कि हमने खाना बनाया, आपने वर्क करना ना यार उसमें, चलो ठीक है करा होगा। अगर हम बोल रहे कि हमने मोबाइल में पढ़ाई करी, या हमने पढ़ाई करी नॉर्मल वे में, हमने वर्क करा। हमने ये बोला कि लाइक आप बोल सकते हो मैंने ये पूरी की पूरी कॉपी भर दी, तो वर्क करा। हाँ बिल्कुल, कॉपी भरने में वर्क करा है बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने ऐसे पुशअप्स, ये हमने क्या बोलते हैं, जिम वगैरह में हमने अच्छे से ट्रेनिंग ली। क्या करा आपने? वर्क करा। देखो यार, ये जो वर्क होता है ना, ये कहाँ पे होता है? ये वर्क होता है नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, सो नॉर्मल वर्क जो होता है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क इन फिजिक्स। जो हमारी वर्क की डेफिनेशन, ठीक है, जो फिजिक्स में हम डेफिनेशन देते हैं वर्क की, उससे जो नॉर्मल वर्क होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं सुबह से 10 घंटे पढ़ चुका हूं, ठीक है, आप आम भाषा में तो बोलते हो कि आपने वर्क करा है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने जीरो वर्क करा है। अगर आपने उठ के 10 घंटे पढ़ाई करी है, तो आपने जीरो वर्क करा है इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आप बोल रहे हो आपने जिम कर रहे हो, आप 3-4 महीने से लगे हुए हो जिम में, करे जा रहे हो, बॉडी वगैरह बनाए जा रहे हो, बट बॉडी भले बन गई, बट आपने उस केस में वर्क कितना करा है? आपने उस केस में वर्क जीरो करा है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है बेसिकली, फिजिक्स की लैंग्वेज और हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, ध्यान से समझ के जानना, फिजिक्स और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। कैसे अंदर जाता है? देखो, इन फिजिक्स अगर हम बात करें वर्क के बारे में, ठीक है, अगर हम वर्क के बारे में बात करें, सो फिजिक्स में वर्क क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको इन फिजिक्स। अब देखो यार, एक केस कंसीडर करो, ठीक है। हमारे पास ये क्या है? ये ग्राउंड है बेसिकली। हाँ, तो ये कोई ऐसे कंगा वगैरह समझ लेना, ये ग्राउंड है हमारे पास। ग्राउंड में क्या पड़ा है? ग्राउंड में यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ग्राउंड में एक ब्लॉक रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ से आए, आपने कोशिश करी कि ये ब्लॉक हिल जाए हमसे, ठीक है, आपने ब्लॉक को आगे जाने की कोशिश करी, आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर। आपने इसके ऊपर क्या लगाया? आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है? हमें रिक्वायरमेंट रहती है फोर्स की। एंड जो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, जो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसके कारण ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो गई है। ओके, ये बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है, मतलब कि इसने एक्स डिस्टेंस आप मान सकते हो ट्रेवल करा है। ठीक है, मतलब कि क्या करा आपने? आपने बेसिकली इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, जिसके कारण इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, जिस कारण इसने कुछ डिस्टेंस कवर करा, जिस कारण इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हम बोलेंगे कि बॉडी ने वर्क करा है, बिल्कुल करा है। मतलब कि अगर आप डेफिनेशन निकालना चाहो तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि वर्क जो है, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी व्हेन, कब बोलेंगे हम? वर्क इज डन ऑन अ बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। हमने क्या करा? हमने आगे से एक फोर्स दिया है, ठीक है। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेसेस अ बॉडी। ओके, क्या कर रहा है? ये बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है। सो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेसेस अ बॉडी, इट इज नोन एज वर्क। चलो आगे समझ लो वर्क का। अब देखो आगे, सो हमने क्या बोला? बॉडी को अगर वो डिस्प्लेस कर दे तो हम बोलेंगे वर्क करा जा रहा है। अब देखो यार, अब अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आई कि हमारे पास लाइक ये बॉडी पड़ी हुई है, हम इस पे ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पर ये बॉडी जो है, ये बॉडी आगे नहीं जा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
फोर्स इज अप्लाइड, ये वाला केस 1 ले लो, या इसको आप केस 1 मान लो, इसको आप केस 2 मान लो, ठीक है। मतलब कि फोर्स लग रहा है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब कि एक काम करो आप, ये मेरे सामने दीवार रखी है, मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूं, बट ये जो दीवार है ये हिल नहीं रही है। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम बेसिकली बोलेंगे नो वर्क, ठीक है। इस केस में नो वर्क की कंडीशन है, मतलब कि इस केस में वर्क करा ही नहीं गया है, ठीक है, इस केस में कोई भी वर्क नहीं कराया गया है। अगला वाला केस देखता हूँ, ठीक है। सो केस नंबर 3 में एक काम करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सो केस नंबर 3 में क्या है हमारे पास, मान लो फिर से ये वही क्या है, ये वही जमीन है हमारे पास। अब क्या हो रहा है, आपने कोई फोर्स लगाई नहीं, आप तो बस जमीन इसको देख रहे थे, एंड क्या हो रहा था, ये ब्लॉक अपने आप से आगे बढ़ रहा था, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। आपने कितना फोर्स लगाया, वो मतलब हवा के बहाव से या किसी और कारणवश ये ब्लॉक आगे पहुंच गया, आपने फोर्स लगाया 0 न्यूटन का, ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0 न्यूटन, बट इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड। मतलब कि क्या हो रहा है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया बट फिर भी इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, फोर्स नहीं लगाया बट फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें फोर्स नहीं लगाने पर भी डिस्प्लेसमेंट, इस केस को बोलते हैं नो वर्क इज डन, ठीक है, इस केस में भी नो वर्क करा गया। मतलब कि क्या, एक चीज तो हमें सिंपली समझ में आ रही कि वर्क तभी करा जाएगा, ठीक है, वर्क इज ओनली डन, वर्क इज डन ओनली व्हेन both force and displacement, क्या, only when both force and displacement are present। अगर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, उसी कारण अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे वर्क करा गया, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, ठीक है, वर्क का मतलब तो समझ में आ गया। अब और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम वर्क के ऊपर। सो और डिस्कशन में क्या है आपके पास, और डिस्कशन में आपके पास ये है कि वर्क किस टाइप की क्वांटिटी है। वर्क के बारे में बात करें, देखो यार मैंने क्या बोला आपको, वर्क डन ऑन बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब कि वर्क क्या हो गया हमारे पास, वर्क को हम लिख सकते हैं F into x, ठीक है, W is equals to Fx मैंने लिख दिया, ठीक है, W is equals to Fx लिख दिया मैंने। अब देखो यार, अब अगर मैंने W is equals to Fx लिख दिया है, ध्यान से सुनना, W is equals to Fx लिख दिया मैंने, वर्क किस टाइप की क्वांटिटी है हमारे पास। देखो यार, ये जो x है ना, ये जो x आ रहा है हमारे पास, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास, x इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। ओके, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क जो है ना, ये किस तरह की क्वांटिटी है, दिस इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है हमारे पास, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना है आपको कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। किस पे डिपेंड करेगी ये, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो वर्क अगर हम बोलना चाहते हैं कि कुछ वर्क करा गया है तो सिर्फ उसके लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखो यार, एक आध केस कंसीडर करो आप। सो वर्क के बारे में तो हमने जान लिया क्या होता है, ठीक है, अब एक आध केस, बस एक आध केस डील कर रहा हूं मैं। अब देखो यार, एक चीज आप ही नोटिस करना कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको ए से फोर्स लगा रहे हो, एंड अगर आप इसको ए से फोर्स लगा रहे हो, मतलब कि किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर आप इसको सबसे पहले क्या कर रहे हो, आपने मान लो ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को इस टाइप से पुल करा, कैसे पुल करा आपने इस ऑब्जेक्ट को, आपने इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस टाइप से पुल करा, मतलब कि इस टाइप से बॉडी आगे जा रही है, एंड सेकंड वाले केस में आपने इसको टिल्ट कर दिया एंड आप इसको इस टाइप से पुश करना चाह रहे हो, कैसे, आप इसको इस टाइप से पुश करना चाह रहे हो, बॉडी आगे तो बढ़ेगी बट क्या होगा। अच्छा बताओ, एक चीज बता दो मुझे कि अगर हम ए से पुश करेंगे, ए से पुल करेंगे या ए से पुल करेंगे, दोनों में क्या उतनी ताकत लगानी पड़ेगी हमें, नो, हमें ताकत अलग अलग लगानी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है यार, बॉडी को हम बेसिकली आगे मूव करना चाह रहे हैं, बट अगर हम ताकत ए से लगाए या ए से लगाए, बॉडी तो आगे जा रही है, बट ताकत वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, देखो अब एक चीज समझ के चलो, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी मैं जानता हूँ। सो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स लेकर आऊंगा, घबराना मत, बता दूंगा क्या किसका मतलब होता है, बिकॉज एनटीएससी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं एनटीएससी भी कवर करना चाह रहा हूँ, एंड एनटीएससी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है आपके लेवल पे, सबकी सब कुछ कवर करना चाह रहा हूँ मैं, एंड साथ ही साथ
मैं आपकी क्लास 9 भी कवर करना चाह रहा हूँ, तो सब कुछ कवर होगा इसमें। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि बॉडी को हमने इधर पुश करा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉरी फॉर दैट, W इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बट अगर हम इस बॉडी को कुछ इस टाइप से पुश कर रहे हैं एट एन एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, तो देखो यार ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, हम अगर ए से पुश करेंगे तो इसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कंपोनेंट ऊपर भी जा रहा है एंड थोड़ा कंपोनेंट इधर भी जा रहा है, मतलब कि इसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, ठीक है, इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। इस मान लो हमारे पास ये क्या है, ये भी हमारे पास एफ था एंड यहाँ पे भी हमारे पास एफ आ रहा है, बट हम इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, कौन कौन से, हमारे पास ये जो एफ है ये तो नॉर्मल एफ है, बट इसका जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है, एक्स कंपोनेंट, घबराओ मत, अभी बता रहा हूं मैं आपको क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, एक इस फोर्स की ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी एंड एक इस फोर्स की ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये क्या आ रहा है आपके पास, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ एक्स आ रहा है आपके पास, चलो एफ एक्स मान लिया हमने, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है आपके पास, ये वाला कंपोनेंट आ रहा है आपके पास एफ वाई। ओके चलो इतना भी हमने कंसिडर कर लिया है। अब चलो यार एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, हम ये जो एफ वाई वाला कंपोनेंट है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है एंड उतनी लेंथ इसकी है, मतलब कि अगर आप इस y वाले कंपोनेंट को इधर भी लेके जाओ कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। क्या हम अगर मान लो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये वाला तो f है, ये वाला क्या है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास एफ वाई, ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज बेसिकली एफ वाई एंड ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये एफ एक्स आ रहा है। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है, थीटा जो होता है ये एंगल होता है, ठीक है, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, इसलिए मैं समझा दूंगा अभी क्या होता है। देखो यार, अब देखो, अगर हम बात करें cos थीटा के बारे में, बस एक ही चीज याद रखनी है आपको, cos थीटा, ठीक है, अगर हम बात करें cos थीटा के बारे में, सो cos थीटा के बारे में अगर हम बात करेंगे, cos थीटा कितना होता है हमारे पास, cos थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या आ रहा है इसका, बेस इस ट्रायंगल क्या आ रहा है, दिस इज बेसिकली द बेस, दिस इज बेसिकली द परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेसिकली द हाइपोटेनस। सो अगर हम लिख रहे हैं बेस बाय हाइपोटेनस, ये क्या हो रहा है हमारे पास, एफ एक्स, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है इसकी, एफ, ये जो एफ है ना ये इसकी हाइपोटेनस है, सो एफ एक्स बाय एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू एफ एक्स बाय एफ लिख सकते हो आप, मतलब कि आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ एक्स को आप लिख सकते हो बेसिकली, एफ एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ cos थीटा, ठीक है, एफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ cos थीटा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, बट एक और चीज ध्यान रखो, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई ना, इससे हमें घाटा हो रहा है, इससे हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इससे हमें घाटा हो रहा है, कैसे घाटा हो रहा है, बिकॉज अगर मैं बोलूं cos थीटा के बारे में, अगर मैं cos थीटा के बारे में डील कर रहा हूं, सो cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये क्वांटिटी हमेशा हमेशा या तो लेस देन या इक्वल्स टू 1 होगी, या तो लेस देन 1 होगी या फिर इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब कि प्रोबेबली अगर हम केसेस को देखें, अगर ये कोई इंक्लिनेशन आ रहा है हमारे पास तो ये लेस देन मानी चाहिए वैल्यू, ओके, एंड अगर आप f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद अ वैल्यू लेस देन 1, व्हेन f is multiplied with वैल्यू लेस देन 1, तो ये क्या मिलेगा आपको, f की वैल्यू क्या होगी आपके पास, f की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, f की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमें अगर हम इस तरह से पुल करेंगे तो हमें आगे ले जाने में इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ में आई बात। अब देखो यार इस cos थीटा को देख लेते हैं, पहले थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं हम, सो वैसे चलो एक काम करते हैं, हम सिर्फ cos थीटा के बारे में बात करते हैं, ठीक, बस हमें cos थीटा काम का है, सो हम बस cos थीटा के बारे में बात करेंगे, हम अलग अलग एंगल्स को नोट करेंगे, एक काम करो, इधर 0 डिग्री ले लो, इधर आप कितना ले लो, इधर आप ले लो 30 डिग्री, इधर आप ले लो 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, इधर आप ले लो 60 डिग्री एंड इधर आप कितना लोगे, इधर आप लोगे 90 डिग्री, ठीक है, ये कुछ एंगल्स है, ऐसे नोट डाउन कर लो, अभी ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाओ। सो अगर मैं बोलूं cos थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, अगर cos थीटा 0 डिग्री आ रहा है, देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, cos थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, मतलब कि एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा कंपोनेंट भी इधर है, इस केस में अगर आप बेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में बेस के बारे में बात कर रहे हो, सो देखो यार हाइपोटेनस क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस बेसिकली इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें cos थीटा होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, इस केस में अगर हम देखें परपेंडिकुलर क्या आ रही है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 0 आ रही है, मतलब कि हाइपोटेनस किसके इक्वल है,
हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब कि h इज इक्वल टू b हो जाएगा आपके पास। और अगर आप b बाय h का रेशियो लोगे, अगर आप b बाय h का रेशियो लोगे इस केस में, ये कितना आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1, मतलब कि cos 0 डिग्री के बारे में अगर आप बात करोगे सो इट इज बेसिकली इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज, इन ट्रिग्नोमेट्री वी आर बेसिकली डीलिंग विद द रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली हमें किसके साथ डील करना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही डील करना है बस। ओके, सिमिलरली अगर आप cos 30 ले रहे हो, अगर आप कुछ इस टाइप से लो, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये कुछ इस टाइप से आ रही है, ये कितना एंगल है हमारे पास, ये 30 डिग्री का एंगल है। इस केस में अगर आप हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर इस टाइप से लगाओ, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2। कितनी आती है, ये आती है √3/2। 45 डिग्री लो, चलो एक काम करते हैं 45 डिग्री वाला बना लेते हैं। सो ये वाली एक साइड है, ये वाली एक साइड है, एंड ये वाले हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये कितना एंगल है हमारे पास, 45 डिग्री है। 45 डिग्री मतलब क्या, 45 डिग्री का मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि हमारी ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है वो इसके इक्वल आ रही है। एंड अगर ये वाली, बिकॉज ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, सो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल आ रही है। एंड अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बेस इज बेसिकली इक्वल टू परपेंडिकुलर। एंड अगर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, अगर हम लिखना चाह रहे हैं बेस बाय हाइपोटेनस, इट इज बेसिकली इक्वल टू क्या हो रहा है आपके पास, ये देखो, इट इज बेसिकली इक्वल टू बेस बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो रहा है ना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस बेसिकली इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली लिख सकते हो दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर ही रहने दो प्लस पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू बी, मतलब क्या, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू कितना, ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, इट इज बेसिकली इक्वल टू बी बाय b√2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, b और b काट दो, आपके पास जो 45 डिग्री की वैल्यू है, आपके पास जो 45 डिग्री की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√2। ठीक है, सिमिलरली आप इस टाइप से देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, ये हमारे पास केस है, ये एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, दिस इज अ केस, इसके बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, सो 90 डिग्री पे ये वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। हमने क्या देखा, हम अगर डील कर रहे हैं, देखो अगर मान लो ये वाला हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक पे हम क्या लिख रहे हैं, ब्लॉक पे अगर हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो ब्लॉक आगे डायरेक्शन मूव करेगा। बट अगर कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली आ ही नहीं रहा है तो क्या होगा, अगर आप सिंपली देखो कि ये एसी का रिमोट है, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं मूव करना चाह रहा हूं आगे, बट आगे मूव करने के लिए मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो क्या ये आगे मूव कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सो गाइस, अगर ये वैल्यू, ठीक है, अगर ये वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, ठीक है, ये कितनी हो रही है, ये 90 डिग्री हो रही है, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री fx, जो हमारा fx मिल रहा है ना, fx इज एब्सेंट। ठीक है, fx हमारे पास क्या होगा, fx हमारे पास एब्सेंट हो जाएगा। और अगर fx एब्सेंट हो जाएगा, इसके ऊपर जो वर्क करा जा रहा है, वर्क इज बेसिकली इक्वल टू 0, बिकॉज हमारे पास जो fx into x आ रहा है वो कितना हो रहा है, बिकॉज ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। सो वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ओके, बात समझ में आ रही है आपको, मतलब कि अगर हम कोई बॉडी को इधर फोर्स लगा रहे और हम चाहते हैं उसको आगे ले जाना, तो ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ओके, चलो ये समझ में आ गया। एक और केस, भैया देखो, वर्क जो होता है ना वो तीन तरह का हो सकता है। क्या, वर्क कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, वर्क कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, वर्क नेगेटिव करा जा सकता है, बिल्कुल बता रहा हूँ कैसे। वर्क कैन बी जीरो ऑल्सो। पॉजिटिव वर्क के बारे में तो आपको दिख लिया है, पॉजिटिव वर्क के बारे में तो आप जान गए हो कि अगर हम ब्लॉक को मूव करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में एंड हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो वर्क कहां करा जाएगा, वर्क करा जाएगा इस डायरेक्शन में। पर अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो कैसा आएगा नेगेटिव, देखो हमारे पास क्या है, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हम ले जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ब्लॉक को हम ले जाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, बट ब्लॉक कहां जा रहा है, ब्लॉक जा रहा है पर फोर्स हम कहां लगा रहे हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ब्लॉक कहां जा रहा है, ब्लॉक जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो वो वाला केस कौन सा हो जाएगा, वो वाला केस नेगेटिव हो जाएगा, व्हेन force is applied in opposite direction, force is applied in opposite direction। ठीक है,
अगर हम फोर्स को लगा रहे हैं कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। और एक और कंडीशन भी तो हो सकती है, हम फोर्स तो एक ही जगह पे लगा रहे हैं, फोर्स तो हम उसी जगह पे लगा रहे हैं, फोर्स मतलब हमें बॉडी को इधर मूव करना था, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, बट बॉडी का मूव करी, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन मूव करी, ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम सिंपली ये बोल सकते हैं दैट व्हेन डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मान लो आप फोर्स लगा रहे हो, इधर इधर लगा रहे हो आप फोर्स, बट यहाँ से आंधी तूफान आ रहे हैं, ठीक है, आंधी तूफान आ रहे हैं जो ब्लॉक को बेसिकली उल्टी डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, तो ये केस कौन सा है, जब डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये दो केस हो जाएंगे हमारे पास, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला वाला केस ये तो देख लिया हमने कि वर्क डन जीरो कब होएगा, वर्क डन जीरो तब होएगा when there is no force present or there is no displacement present और एंगल is 90 डिग्री, ठीक है। ये तीन केस हमने देख लिए, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि नेगेटिव वर्क कब करा जाएगा, पॉजिटिव वर्क कब कराया जाएगा, जीरो वर्क कब कराया जाएगा, ये सब कुछ केसेस थे, ठीक है गाइस। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज हमने। सो इसके आगे की बातें करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, शुभ रात्रि एंड बाय बाय।